हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। एक। कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे कहानी में बचपन के दोस्त आरुच्युत को शादी के बाद मोहब्बत की मंजिल मिली थी। तो वहीं कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे दो में अधियुक्त की साइलेंट मोहब्बत को शादी की मंजिल मिली थी। मेरी ये नई कहानी शादी के बाद अधियुक्त की साइलेंट मोहब्बत का वायलेंट सफर है। कुछ पुराने किस्से तो कुछ नए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं। वैसे प्रतिलिपि पढ़ाकू अगर आप केबीकेटीसी पढ़ लेंगे तो आपको हमको सिर्फ तुमसे प्यार है पढ़ने में और मजा आएगा। ये नई कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहां पुरानी ठहरी थी। कुछ पुराने किरदार अच्युत, आराध्या। अधीक्षिता के मम्मी पापा आयुध। अधीक्षिता का जुड़वा भाई समृद्धि, नीर, अमन, अहू, कुमुद। आयुध और अधीक्षिता के बचपन के दोस्त गीता देवी। अव्युक्त की दादी मासिया। अव्युक्त की मां कलेक्टर राघव गोयल। अव्युक्त के अव्युक्त की दादी मासिया। अव्युक्त की मां कलेक्टर राघव गोयल। अव्युक्त के पापा कृष्मा रौनक। आराध्या अच्युत के दोस्त और अव्युक्त के बुई फूफू आद्विक, अहू। रौनक करिश्मा का बेटा। अधीक्षिता का पक्का दोस्त और अव्युक्त का भाई तेज। समृद्धि का पति और अवि के बचपन का दोस्त ऑफिसर कमलेश। अव्युक्त और अधीक्षिता का दोस्त अरुंधति। अधीक्षिता की दोस्त और अद्दू की मंगेतर। आईपीएस ऑफिसर अधीक्षिता सिंघानिया और आईपीएस ऑफिसर अव्युक्त गोयल। लड़ते झगड़ते चिढ़ते चिढ़ाते फर्ज की राहों में साथ चलते चलते दोनों मोहब्बत के सफर में भी साथ चल पड़े थे। शोक चंचल नदी की तरह बहती खुराफाती अधीक्षिता के प्रचंड वेग। कोड़ोट शांत समझदार अव्युक्त ने बड़े ही प्यार से सागर की तरह अपनी बाहों में समेट लिया था। आखिर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर पार करने के बाद उनकी मोहब्बत 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म के गठबंधन में बंधकर परिणय के सफर पर चल पड़ी थी। अधियुक्त हमसफर, हमकदम, हमराही बनकर प्यार से एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन की राहों में साथ चलने के लिए तैयार थे। अव्युक्त के प्यार का सुर्ख सिंदूर लगाए, आंखों में देरो ख्वाब सजाए। अधीक्षिता अव्युक्त गोयल बनकर उसने उसके दिल के साथ साथ उसकी जिंदगी में भी परमानेंट प्रवेश कर लिया था। अव्युक्त और अधीक्षिता की कार गीता सदन के दरवाजे के पास रोककर ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ अहू फटाफट से गेट खोलकर कार से बाहर निकला। अधीक्षिता के साइड का दरवाजा खोलकर वो बड़े ही अदब से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम भाभी। भाभी। उसके मुंह से भाभी सुनकर अधीक्षिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अपना हाथ आगे बढ़ाकर भमवेम उचकाकर वो शरारत से बोला, क्या हुआ? देवर पसंद नहीं आया भाभी? अभी वो नई नवेली दुल्हन के किरदार में थी, इसलिए उसका हाथ थामकर वो चुपचाप से कार से बाहर आ गई। उसके ठीक बगल में बैठा अव्युक्त इंतजार करता रह गया पर उसकी तरफ का दरवाजा किसी ने खोला ही नहीं। तभी रौनक ने उसकी टांग खिंचाई करते हुए कहा, बेटा जी नींद से जागिए, घर आ गया है फूफू। मुंह बिचकाकर दरवाजा खोल के कार से बाहर आते हुए वो बोला। दरवाजे पर बड़ी सी रंगोली बनी हुई थी जिसमें गेंदा फूलों से बड़े बड़े अक्षरों में वेलकम भाभी लिखा हुआ था। अवि मुंह बनाकर, याद दिला दूं, तेरा एक भाई भी है। भाभी का देवर बनकर लगता है तू भूल ही गया है अद्दू। मुस्कुराकर, आपके ससुराल में जब आपका स्वागत हुआ था तब तो आप आयुध से नहीं बोले थे कि शाले साहब आप तो अपनी बहन को भूल गए हैं। रौनक अवि के कंधे पर हाथ रखकर, दुल्हे राजा और दुल्हन के देवर, आप दोनों भाई बाद में आराम से अपना भातृप्रेम दिखाना। अभी फिलहाल दुल्हन का गृह प्रवेश की रस्म करे।
अधीक्षिता की तरफ देखकर दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने भातृप्रेम को अल्पविराम लगा दिया। ढोल नगाड़ों के शोर में गठजोड़े में बंधे दुल्हा दुल्हन दरवाजे के उस पार खड़े थे। सिया जी खुशी से दमकते और चहकते हुए दादी माँ करिश्मा और मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ अपने हाथों में आरती का थाल लिए खड़ी थी। सिया जी ने दोनों के माथे पर रोली अक्षत की तिलक लगाकर दोनों की आरती उतारी। दादी माँ ने दोनों की बलैया लेकर नोटों की गड्डी से उनकी वारी फेरी की। दादी माँ ने मुस्कुराकर अधीक्षिता की तरफ देखकर दरवाजे पर रखे कलश की तरफ इशारा करते हुए कहा, अधीक्षिता बेटा, अब आप चावल से भरे इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराइए। फिर इस आलते से भरी परात में अपने पैर डालकर अपने पैरों की छाप इस सफेद कपड़े पर छोड़ते हुए ढेर सारी खुशियां लेकर अपने नए घर में प्रवेश कीजिए। जी दादी माँ। धीरे से उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, आराम से दाएं पैर से कलश को गिराते हुए, अपने कदमों की छाप छोड़ते हुए, रुनझुन पायलों और खनकती चूड़ियों का संगीत हवाओं में घोलते हुए उसने अभी के साथ गठजोड़े में बंधे हुए गृह प्रवेश किया। चंद कदमों के फासले में ही फर्श में पीतल के लगभग 7 थाल एक लाइन में रखे हुए थे, जिसे देखकर अव्युक्त और अद्दू दोनों ने एक साथ पूछा, ये थाल ऐसे फर्श पर क्यों रखे हुए हैं? अब की बार रौनक ने अव्युक्त और अधीक्षिता की तरफ देखकर कहा, ये एक रस्म है जिसमें दुल्हे राजा अपनी तलवार से एक एक करके इन सभी थालों को खिसकाते हैं। फिर दुल्हन ये सारी थाल एक एक करके उठाती है, लेकिन कोई आवाज किए बिना। अगर शोर हुआ तो इसका मतलब है कि जिंदगी भर दुल्हा दुल्हन का युद्ध जारी रहेगा। अहू, मतलब दुल्हा थाल बिखेरेगा और दुल्हन समेटेगी। करिश्मा मुस्कुराकर, हाँ बेटा जी, प्राचीन काल से ही ये परंपरा चलती आ रही, क्योंकि हमेशा ही लड़के बुद्ध होते हैं और उनको तो बस सब बिखेरना ही आता है, और लड़कियां समझदार होती है, वे कुशलता से सब कुछ संभाल लेती है। ये सुनकर रौनक जी मुंह बनाकर बातों का रुख मोड़ते हुए बोले, होने वाले दुल्हे राजा जी, ध्यान से देख लीजिए, 1 महीने बाद आपको भी यही सब कुछ करना है। अव्युक्त, चलो बेटा। सिया जी ने उसे रस्म शुरू करने का इशारा किया। अव्युक्त एक एक थाल को अपनी तलवार से छूकर धीरे से कोई आवाज किए बिना ही इधर उधर करते हुए आगे बढ़ रहा था, और अधीक्षिता ने उसकी अनुगामिनी बनकर उसके पीछे पीछे चलते हुए धीरे धीरे सभी थाल को आवाज किए बिना ही आराम से उठा लिया। लेकिन सातों थाल को एक साथ पकड़कर जब वो खड़ी हो रही थी तभी लास्ट में उसका एक हाथ फिसल गया। एक हाथ से वो थाल पकड़ी हुई थी, पर थाल गिरती उससे पहले ही अव्युक्त ने झट से अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सारी थाल पकड़कर उन्हें गिरने से बचा लिया, जिससे आवाज तो होती है मगर बहुत ही थोड़ी सी। वाह, क्या बात है!